हेलो चिल्ड्रन। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक होगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस सीखते हैं। काफ़ी आसान कंसेप्ट है। इक्वी मतलब सेम। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो सरफेस होते हैं जिनका पोटेंशियल सेम होता है। अब ये सरफेस रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूं। मान लो ये एक चार्ज है कैपिटल क्यू। इससे अगर आप आर डिस्टेंस दूर जाओगे यहां पे, तो यहां पोटेंशियल कितना है? के क्यू बाय आर। अच्छा, अगर आप आर डिस्टेंस यहां चले गए तो यहां कितना पोटेंशियल है? के क्यू बाय आर। अच्छा, अगर आप आर डिस्टेंस यहां चले गए तो यहां कितना पोटेंशियल होगा? के क्यू बाय आर। तो इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। तो अगर मैं एक इमेजिनरी सरफेस बनाऊं, ये देखो, अगर मैं एक इमेजिनरी सरफेस बनाऊं जो ऐसे सारे पॉइंट्स को कवर करे जिनका पोटेंशियल सेम है, तो इस इमेजिनरी सरफेस का नाम होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये डिस्टेंस आर है। तो चिल्ड्रन, यहां पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर, यहां पोटेंशियल के क्यू बाय आर, यहां पोटेंशियल के क्यू बाय आर। इस इमेजिनरी सर्कल के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल के क्यू बाय आर है। इसका मतलब ये जो इमेजिनरी सरफेस है इसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहा जाएगा। तो चिल्ड्रन, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके के बनेंगे। ये होगा एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इस स्पीयर के हर एक पॉइंट पे वोल्टेज होगा के क्यू बाय, ये डिस्टेंस आर है तो आर। अब ये भी तो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा चिल्ड्रन। देखो इस तरह से ये भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। यहां का पोटेंशियल के क्यू बाय आर वन, वेर आर वन इज दिस डिस्टेंस, और यहां पे जो पोटेंशियल होगा दूसरे वाले स्पीयर पे वो होगा के क्यू बाय आर टू, वेर आर टू इज दिस डिस्टेंस। तो ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ऐसे बहुत सारे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बना सकते हैं हम। तो मैंने दो ही बनाए हैं, पर बहुत सारे बना सकते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। अब चलो एक काम करते हैं। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बना के देखते हैं क्या होता है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर भागते हैं कुछ इस तरीके से। तो चलो देखो, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बना दिया। अब ऑब्जर्व करते हैं हमें क्या देखने को मिल रहा है। ये जो ब्लू कलर में बने हैं सर्कल्स, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं, और ये जो रेड कलर में बने हैं लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो रेड लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो ब्लू में बने हैं ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। देखते हैं हमें क्या क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है। पहली खास चीज जो हमें ऑब्जर्व करने को मिल रही है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस से कितना एंगल बना रहा है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस डायग्राम को देख के हमें पहली चीज क्या समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होता है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये है, हर जगह पे ये परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये पहली चीज हमें सीखने को मिली डायग्राम से। दूसरी चीज देखते हैं चिल्ड्रन। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये डिस्टेंस कम है, तो इस सर्कल पे, इस स्पीयर का पोटेंशियल हाई होगा क्योंकि ये पास में है ना चिल्ड्रन। ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ये चार्ज के पास में है, तो इसका पोटेंशियल हाई है।
और ये वाला स्पीयर थोड़ा दूर है पॉजिटिव चार्ज से, तो इस स्पीयर का पोटेंशियल लो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल सरफेस से लो पोटेंशियल सरफेस की तरफ बढ़ता है। ये हाई सरफेस, या इसका पोटेंशियल हाई है और इसका पोटेंशियल लो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बढ़ता है। तो दूसरी चीज जो सीखने को मिली वो है इलेक्ट्रिक फील्ड गोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस के इस डायग्राम से हमें दो चीज सीखने को मिली। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। हमें दो चीजें पता चल गई इस पूरे डायग्राम से। तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से कुछ ना कुछ तो लेना देना है। एग्जैक्ट क्या लेना देना है, एग्जैक्ट मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, पता लगाते हैं। चिल्ड्रन, हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल होता है V, पोटेंशियल लिख देता हूं, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज, या वर्क डन बाय यूनिट चार्ज। ये तो वोल्टेज का बेसिक डेफिनेशन है। तो पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, लेकिन ये वर्क कौन करता है? एक्सटर्नल फोर्स। याद है मैंने पिछले वीडियो में एक चार्ज को पकड़ के उसे जबरदस्ती पास लाया था, फिर वोल्टेज निकाला था। तो मेहनत मैंने की थी, तो यानी कि एक्सटर्नल फोर्स ने मेहनत की थी। तो चिल्ड्रन, द पोटेंशियल इज गिवन बाय वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को इस तरह से लिखा जा सकता है, वर्क इज इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, dr डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं। वर्क का सबसे बेसिक फॉर्मूला यही है ना, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क किसने किया? एक्सटर्नल फोर्स ने। तो फोर्स भी क्या लिख दिया हमने? एक्सटर्नल अपॉन क्यू। जो पोटेंशियल होता है उसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। चिल्ड्रन, एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ता है? एक्सटर्नल फोर्स उतना ही लगाना पड़ता है जितना फोर्स चार्जेस एक दूसरे को अपोज करने में लगाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ड्राइंग की मदद से बता देता हूं। मान लो ये चार्ज है कैपिटल Q, ये चार्ज है स्मॉल q, और मैं इसे इस तरह से ला रहा हूं इसके पास में। तो ये सारा फोर्स, तो मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं एक्सटर्नली और इसे जबरदस्ती पास लेके आ रहा हूं। तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसे यहां तक लाने में? जितना फोर्स से ये अपोज करेगा, जितने फोर्स से इसने अपोज किया उतना फोर्स मैं लगा दूंगा, तो यहां आ जाएगा। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस द फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। करेक्ट ना? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां फोर्स लगा रहा है और मैं एक्सटर्नल बंदा यहां फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स एक्सटर्नल, तो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है। तो इसीलिए फोर्स एक्सटर्नल इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dr अपॉन q। चिल्ड्रन, फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज, फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज क्या कहते हैं? इसे ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है। देयरफॉर जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dr। So this is the relation between voltage and electric field। पर चिल्ड्रन, जनरली लोग इस तरह से इस रिलेशन को याद नहीं रखते। इस रिलेशन को याद रखने का एक दूसरा तरीका है, और वो दूसरा तरीका ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब वोल्टेज को डिफरेंशिएट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो इंटीग्रल फॉर्म की जगह लोग इसे कुछ इस तरह से याद करते हैं। देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय माइनस dV बाई dr। इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे तो वोल्टेज आएगा, इसका मतलब वोल्टेज को डिफरेंशिएट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इस तरह से इसे याद रखा जाता है। तो दिस इज हाउ वी रिमेंबर द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वोल्टेज। अब चिल्ड्रन, इसमें कुछ मैथमेटिकल टेक्निकलिटीज हैं, कुछ मैथमेटिकल इसमें पेज फंसे हुए हैं इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन फाइनल नहीं है, मैंने बस आपको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख के दिया है। इसमें कुछ मैथमेटिकल पेज ये फंसा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर होता है।
जबकि वोल्टेज एक स्केलर होता है। यानी कि हम वोल्टेज एक स्केलर को डिफरेंशिएट करके वेक्टर बना रहे हैं। वी आर डिफरेंशिएटिंग अ स्केलर एंड वी आर कन्वर्टिंग इट टू ए वेक्टर। तो चिल्ड्रन मैथमेटिक्स बोलता है नॉर्मल डेरिवेटिव कैन नॉट कन्वर्ट अ स्केलर टू ए वेक्टर। तो ये नॉर्मल डेरिवेटिव कैन नॉट कन्वर्ट अ स्केलर टू ए वेक्टर, मतलब ये रिलेशन भी 100% सही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स द करेक्ट रिलेशन इज E इक्वल टू माइनस डो बाई डो आर ऑफ वोल्टेज। इस डो बाई डो आर को कहा जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये भी एक तरीका डिफरेंशिएशन ही है, पर ये नॉर्मल नहीं है। इसमें थोड़ा सा कुछ एक रूल चेंज हो जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक बहुत ही बारीक सा रूल चेंज है और आप 2 मिनट के अंदर अंदर समझ जाओगे। कोई बहुत बड़ा इसमें वो नहीं है, बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं और इसे ग्रेडियंट भी कहा जाता है। और कई बार डो बाई डो आर सिंबल, इसे डी नहीं, इसे डो कहते हैं, डो बाई डो आर। और कई बार इस डो बाई डो आर सिंबल की जगह एक उल्टा ट्रायंगल बना दिया जाता है। ओके, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन या ग्रेडियंट या ये उल्टा ट्रायंगल, इन सब का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। इनको कैसे यूज करते हैं, बहुत इजी है ये। नॉर्मल डिफरेंशिएशन जैसा ही है, उल्टा नॉर्मल डिफरेंशिएशन से एक स्टेप इजी है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है और वोल्टेज एक स्केलर है। तो मैथ्स बोलता है नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और डो बाई डो आर इस सिंबल को ग्रेडियंट भी कहा जाता है। और कई बार डो बाई डो आर की जगह उल्टा ट्रायंगल भी बना दिया जाता है। तो इन दोनों का मीनिंग सेम ही है। आप ये लिख लो, मुझे अभी पेज चेंज करना पड़ेगा। तो चिल्ड्रन, हमें जो रिलेशन मिला था मैंने एक बार फिर से आपके लिए लिख दिया है। अब ये जो ग्रेडियंट है, ये छोटू सा ट्रायंगल, ये इतना भोला भाला नहीं होता। ये ग्रेडियंट एक स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। करेक्ट ना? ग्रेडियंट स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये ग्रेडियंट एक्चुअली एक बहुत ही बड़ी चीज है, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो डो बाई डो आर दिख रहा है ना, देखो माइनस साइन को यहां लिख लेते हैं। ये जो डो बाई डो आर है, ये जो ग्रेडियंट है, इसे कुछ इस तरह से लिखना पड़ता है, डो बाई डो एक्स इन आई कैप प्लस डो बाय डो वाई इन जे कैप प्लस डो बाय डो जेड इन के कैप, और बाहर है ये वोल्टेज। तो जो छोटू सा ट्रायंगल है ना, वो असलियत में इतना बड़ा है। तो ये ग्रेडियंट क्या कर रहा है, वोल्टेज जो कि स्केलर है उसमें आई जे और के घुसा देता है, मतलब उसको वेक्टर बना देता है। तो ये काम है इस ग्रेडियंट का, एक स्केलर को वेक्टर बना देना। चलिए, देखने में भयानक दिख रहा है, भयानक नहीं है। ओके, ये बस एक डो बाई डो एक्स आई कैप, डो बाई डो वाई जे कैप, डो बाई डो जेड के कैप, बस इतना ही तो है। और डिफरेंशिएशन एकदम आसान है, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, ये डिफरेंशिएशन एकदम आसान है, आपको अच्छा लगेगा। डोंट वरी अबाउट द डिफरेंशिएशन, इट इज इजी। तो चिल्ड्रन, अब मैं आपको बताता हूं ये डो बाई डो एक्स, डो बाई डो वाई और डो बाई डो जेड का करना क्या है। चिल्ड्रन, जब आप डो बाई डो एक्स कंसिडर करोगे तो आप y और z को कांस्टेंट मान लेना। जब आप डो बाई डो वाई करोगे तो x और z को कांस्टेंट मान लेना। जब डो बाई डो z करोगे तब x और y को कांस्टेंट मान लेना। और चलिए, यहां पे नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े पोटेंशियल से छोटे पोटेंशियल पे जा रहा है। द नेगेटिव साइन शोज दैट electric field is going from higher potential to lower potential। वो हमने देख लिया था ना डायग्राम में, लोअर पोटेंशियल। तो ये जो इतनी बड़ी चीज है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, एक न्यूमेरिकल की मदद से देखते हैं। समझ में आ जाएगा, ये बस दिखता बड़ा है कुछ नहीं, इसमें कोई दम नहीं है इसमें। इट लुक्स बिग बट इट इज पावरलेस। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा चिल्ड्रन, डरना नहीं है बस।
तो चलो न्यूमेरिकल देखते हैं। पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन बाय, वोल्टेज का कुछ वैल्यू दिया है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, काफी लंबा चौड़ा रिलेशन है। वो रिलेशन है E इज इक्वल्स टू माइनस डो बाय डो आर ऑफ पोटेंशियल। तो अब मैं क्या करूंगा, डो बाय डो आर का वो बड़ा वाला रूप लिख देता हूं, डो बाय डो एक्स आई कैप प्लस डो बाय डो वाई जे कैप प्लस डो बाय डो जेड के कैप, और बाहर है वोल्टेज। तो डो बाय डो आर का मैंने बड़ा रूप लिख दिया। तो इट इज इक्वल टू माइनस, वोल्टेज अंदर घुसा देते हैं, डो वी बाय डो एक्स आई कैप प्लस वोल्टेज अंदर घुसाएंगे तो डो वी बाय डो वाई जे कैप प्लस डो वी बाय डो जेड के कैप। तो तीनों में वोल्टेज अंदर घुसा दिया। अब वोल्टेज की वैल्यू पता है, अब वो लिख देते हैं, माइनस डो बाय डो एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड इन आई कैप प्लस डो बाय डो वाई ऑफ वी का वैल्यू लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड इन जे कैप प्लस डो बाय डो जेड वी का वैल्यू लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड इंटू के कैप। तो मैंने ये पूरा लिख दिया। बहुत बड़ा दिख रहा है ना, पर कुछ दम नहीं है। अच्छे बच्चे तो इसे मेंटली भी कर लेते हैं, इतना भी नहीं लिखते, ऐसे एक लाइन में लिख देते हैं आंसर इसका। वो भी मैं बताऊंगा आपको, अगले प्रॉब्लम में करके बताऊंगा। देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस, चिल्ड्रन जब आप डो बाई डो एक्स करोगे तो y और z को कांस्टेंट मान लो। डो बाई डो एक्स करते वक्त, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते वक्त y और z को कांस्टेंट मानना होता है। तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर वाई जेड को। लेकिन क्योंकि डो बाई डो एक्स है, मेरे लिए y और z तो कांस्टेंट है, तो मैं y और z को साइड में लिख देता हूं। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, 2x। हो गया इसका डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2x, और वाई जेड तो कांस्टेंट है, तो उनके साथ मैंने छेड़छाड़ नहीं की। प्लस y और z को कांस्टेंट मानना है, तो वाई स्क्वायर जेड तो ऐसे ही रह जाएंगे। dx बाई dx करेंगे तो क्या आएगा, 1 इन विच डायरेक्शन, आई कैप। प्लस अब चिल्ड्रन हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x और z कांस्टेंट, तो x और z को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट को कुछ मत छेड़ो। अब डो y बाय डो y करेंगे तो क्या आएगा, 1। y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो क्या आएगा, 1। प्लस x और z कांस्टेंट है, y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y इन j कैप। प्लस अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर और y कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर और y कांस्टेंट है। डो z बाय z करोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो 1 आएगा। प्लस एक्स वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, फिर से z को z से डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा इन k कैप। तो दिस इज द आंसर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो जब x से डिफरेंशिएट करते हो y और z को कांस्टेंट मान लो, y से डिफरेंशिएट करते हो तो x और z को कांस्टेंट मान लो, और z से डिफरेंशिएट करते हो तो x और y को कांस्टेंट मान लो। हो गया, दैट्स इट, इतना ही है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन। अगला क्वेश्चन देखो चिल्ड्रन, द पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन एज एक्स वाई प्लस वाई जेड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब मैं लंबे लंबे स्टेप्स नहीं लिखूंगा, सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डो बाय डो एक्स ऑफ वी इन आई कैप प्लस डो बाय डो वाई ऑफ वी इन जे कैप प्लस डो बाय डो जेड ऑफ वी इन के कैप। तो पहले जो मैं v बाहर लिखता था फिर अंदर डालता था, वो v को मैंने एक बार में अंदर डाल दिया। अब v को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डो बाय डो एक्स ऑफ v की वैल्यू है एक्स वाई प्लस वाई जेड
इन आई कैप प्लस डो बाय ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड इन जे कैप प्लस डो बाय ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड इन के कैप। तो चिल्ड्रन अगर मैं x से डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे लिए y कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस y को मैं एज इट इज रहने देता हूं, x को x से डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आने वाला है प्लस। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे बेसिक मैथमेटिकल बेवकूफी कर देते हैं। बेसिक मैथमेटिकल बेवकूफी वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। अब बच्चे क्या करते हैं, सर डिफरेंशिएट तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं सर, तो वाई जेड तो कांस्टेंट है सर, तो वाई जेड को एज इट इज लिख देते हैं। अरे बेटा वाई जेड कांस्टेंट तो है, पर क्या वाई जेड के साथ कोई एक्स है? कोई एक्स का टर्म है क्या इसके साथ? नहीं है ना, ये प्योर कांस्टेंट है ना। देखो यहां पे y प्योरली कांस्टेंट नहीं है, यहां पे y x के साथ है, इसीलिए y बच गया और y को हमने यहां लिख दिया। पर यहां पे ये जो yz नाम का कांस्टेंट है, क्या इसके साथ कोई x है? नहीं ना, ये प्योर कांस्टेंट है। तो प्योर कांस्टेंट को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा वो बचेगा क्या? नहीं बचेगा ना। d/dx ऑफ 4 क्या होता है? 0, क्योंकि 4 प्योर कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं d/dx ऑफ 4x कर दूं तो 4 कांस्टेंट है लेकिन x के साथ है, इसलिए 4 बच जाता है, और x को x से डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 आता है। देखो d/dx ऑफ 4 करोगे तो 0 आएगा, d/dx ऑफ 4x करोगे तो 4 कांस्टेंट है लेकिन x के साथ है, इसलिए 4 बच जाता है, x को x से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आता है। फिर तो इसका आंसर 4 है, इसका आंसर 0 है, तो इसका आंसर 0 आएगा प्लस। अब मैं y से डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये x कांस्टेंट है और y के साथ भी है तो ये x बच गया, y को y से डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा प्लस। अब ये z कांस्टेंट है पर ये y के साथ है इसलिए बच गया, फिर y को y से डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा इन j कैप प्लस। अब हमें z से डिफरेंशिएट करना है, ये प्योरली कांस्टेंट है, इसके पास z है ही नहीं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा। फिर yz में y कांस्टेंट है, z को z से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, तो ये तो 0 हो गया और ये y बच गया, और z को z से डिफरेंशिएट करेंगे 1, तो इंटू 1 करेंगे इन k कैप। अब चिल्ड्रन x y और z की वैल्यू दी है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 1 पुट कर देता है। y की वैल्यू दी है 2 प्लस x की वैल्यू दी है 1, z की वैल्यू दी है 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 प्लस y की वैल्यू दी है 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, 2, 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है और यहाँ पे 4 इक्वी पोटेंशियल लाइन्स दी हुई है। यहाँ पे हर एक पॉइंट पे वोल्टेज 5 वोल्ट है, हर एक पॉइंट पे वोल्टेज 10 वोल्ट है, हर एक पॉइंट पे वोल्टेज 15 वोल्ट है, और हर एक पॉइंट पे वोल्टेज 20 वोल्ट है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के लिए कहा गया है। तो हमारे पास 4 लाइन्स है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ के बताना है। तो चिल्ड्रन क्वेश्चन इजी है, बस आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डो v बाय डो r, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैं इस तरह से इंटरप्रेट कर सकता हूं, चेंज इन पोटेंशियल, और dr मतलब डिस्टेंस बिटवीन दी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, वेयर dv इज द चेंज इन पोटेंशियल एंड dr इज द डिस्टेंस बिटवीन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इस तरह से इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चिल्ड्रन
हमें चेंज इन पोटेंशियल चाहिए और इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो चलिए इन चारों में से आपकी जो मर्जी वो कोई भी दो लाइंस चूज कर लो। चारों में से कोई भी दो लाइंस, जो मर्जी हो वो दो लाइंस चूज कर लो। मैं चूज कर रहा हूं 5 वोल्ट और 15 वोल्ट, मेरी मर्जी। ओके, so I am choosing these two lines, 5 volt and 15 volt। तो इन दोनों में चेंज इन पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट, करेक्ट ना? 5 वोल्ट और 15 वोल्ट में चेंज इन पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज का डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट। और इन दोनों के बीच में गैप कितना है चिल्ड्रन? कितने दूर है ये 0 मीटर पे है, ये 1 मीटर पे है, 2 मीटर पे है। तो इन दोनों के बीच में गैप है 2 मीटर, करेक्ट? गलत। ये 0 मीटर पे है, ये 1 मीटर पे है, ये 2 मीटर पे है। तो इन दोनों के बीच में गैप 2 मीटर नहीं है। दो लाइंस के बीच का जो गैप होता है उसे कैसे मेजर करते हैं चिल्ड्रन? आप 12वीं में है तो आपको पता होना चाहिए। दो लाइंस के बीच का गैप कैसे मेजर किया जाता है? वो इस तरह से मेजर किया जाता है, एक लाइन से परपेंडिकुलर को दूसरे लाइन पे ड्रॉप किया जाता है। इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस ये है, तो ये है dr। दिस इज द गैप, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये नहीं है डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब चलेंगे 30 डिग्री दिया है, तो ये हो गया 30 डिग्री। ट्रायंगल को नाम दे देते हैं AOB। इन ट्रायंगल AOB हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं sin 30 का इस्तेमाल करूंगा। sin 30 हो जाएगा अपोजिट, अपोजिट है dr अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है 2 मीटर। तो sin 30 होता है 1/2, तो dr की वैल्यू हो जाएगी 1 मीटर। इन दोनों के बीच में गैप 2 मीटर नहीं 1 मीटर है। तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस dV/dr। वोल्टेज में कितना फर्क है इन दोनों के? 10 वोल्ट। और इन दोनों में गैप कितने का है? 1 मीटर। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज -10 न्यूटन पर कूलम। ये मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड हमें। अब माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बढ़ेगा। माइनस यही बताता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बढ़ेगा। लिख लो यहां पे माइनस का क्या मतलब है। इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लोअर। और एक और बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, देखो इस तरीके का। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो कहां होगा? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा? माइनस साइन बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े से छोटा जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा यानी कि 20 से छोटा यानी कि 5 की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके का होगा। अब चिल्ड्रन, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम। सर यहां तो -10 लिखा है, यहां पे 10 लिखा है। अरे बेटा, यहां माइनस का मतलब है बड़े वोल्टेज से छोटा वोल्टेज। वो हमने इस एरो से दिखा दिया। तो एक बार ये एरो बना दिया तो माइनस लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम। अब चिल्ड्रन, अगर ये 30 डिग्री है, ये ट्रायंगल देखो 30 डिग्री 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, करेक्ट ना? तो ये 30 60 90 का ट्रायंगल है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैं दो टुकड़े कर सकता हूं, एक यहां पे जाएगा और एक यहां पे जाएगा। तो ये 10 है, ये 60 है, तो ये क्या हो जाएगा? 10
cos 60 और ये क्या हो जाएगा 10 sin 60। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 cos 60 इन माइनस आई कैप, तो माइनस 10 cos 60। 10 cos 60 पर इधर है ना माइनस आई कैप में, इसीलिए माइनस, और ये नीचे है तो माइनस जे कैप में है, माइनस 10 sin 60 इन जे कैप। सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आएगा माइनस 5 इन आई कैप माइनस 5√3 इन जे कैप। तो वेक्टर फॉर्म में ये रहा आंसर, और मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये रहा आंसर। चलिए और एक और बात देखो, एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना भूल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डो वी बाई डो आर है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट होती है, वोल्टेज पर मीटर। देखो ये वोल्टेज और ये मीटर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वोल्टेज पर मीटर भी यूनिट है और न्यूटन पर कूलम भी एक यूनिट है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्टेज पर मीटर भी मान सकते हो और न्यूटन पर कूलम भी मान सकते हो, दोनों ऐसा यूनिट्स है, दोनों का यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन चिल्ड्रन, एक इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट है, तो एक काफी बड़ी प्लेट है हमारे पास, इनफाइनाइटली लार्ज है, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी 3 कूलम पर मीटर स्क्वायर है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी 3 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे मतलब इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज होगा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी 3 कूलम पर मीटर। ये प्लेट नॉन कंडक्टिंग है, मतलब यहाँ का चार्ज पीछे नहीं आएगा। तो ये प्लेट के दो फेस होते हैं ना, एक इधर एक इधर, इस फेस का चार्ज यहाँ नहीं आएगा, तो बस ये चार्ज है, ये फेस चार्ज नहीं है। नॉन कंडक्टिंग का ये मतलब होता है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एंड 3 मीटर फ्रॉम द प्लेट। तो यहाँ पे एक पॉइंट है 1 मीटर दूर, और यहाँ पे एक और पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर है। आपको इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो वोल्टेज है वो पता लगाना है। चिल्ड्रन क्वेश्चन इजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट प्लेट का फॉर्मूला याद है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट, यही फॉर्मूला है ना। और देखो ये तो एक कांस्टेंट है, दिस थिंग इज कमिंग आउट टू बी ए कांस्टेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस dV बाय dr, therefore sigma upon 2 epsilon naught will be माइनस, तो dV यानी कि वोल्टेज बिटवीन A एंड B, तो dV को मैं ऐसा लिख दूं, वोल्टेज ऑफ A माइनस वोल्टेज ऑफ B अपॉन dr मतलब गैप, A कितने पे है 1 मीटर पे, B कितने पे है 3 मीटर पे, तो उन दोनों के बीच का गैप हमें 1 - 3 करके मिल जाएगा। देखो VA होगा तो VA का पोजीशन यहाँ आएगा, VB यहाँ है तो VB का पोजीशन यहाँ आएगा। Therefore sigma upon 2 epsilon naught is minus VA minus VB upon -2। तो सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught इक्वल टू VA minus VB upon 2, माइनस माइनस कट जाएगा। तो वोल्टेज बिटवीन A एंड B इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों के बीच में इतना वोल्टेज है। चिल्ड्रन dV मतलब वोल्टेज का फर्क, तो इन दोनों पॉइंट के वोल्टेज का फर्क मैंने VA और VB लिख दिया। dr मतलब पोजीशन का फर्क, तो इसकी पोजीशन 1 और इसकी पोजीशन 3, तो पोजीशन का फर्क भी लिख दिया। तो दिस इज द आंसर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन चिल्ड्रन, पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है। हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज कैरिंग वायर है, तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कैरिंग वायर बना देते हैं, और 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट R1 डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस R1 है, और दूसरा पॉइंट R2 डिस्टेंस पे है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B। अब A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज? बताओ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 में गॉस लॉ में पढ़ा था।
The electric field due to infinitely long charge carrying wire is given by lambda upon 2 pi epsilon naught r. जहां पे लैम्डा क्या है याद करो, लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं लैम्डा को, चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग वायर. चिल्ड्रन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, देखो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगी. तो सावधान, यहाँ आसानी से आंसर नहीं आएगा, यहाँ चीज़ें वेरिएबल हैं, तो सावधानी से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा या इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो चिल्ड्रन, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, द इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज चेंज इन वोल्टेज अपॉन डी आर विथ अ नेगेटिव साइन. डी आर को इधर भेज देते हैं. लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर इज इक्वल्स टू माइनस डीवी. अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर आप डीवी को वी ए माइनस वीबी क्यों नहीं लिख रहे हो. रुको 2 मिनट की शांति लिखो. और आर को आप R1 माइनस R2 क्यों नहीं लिख रहे हो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया. चिल्ड्रन, पिछले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल नहीं था, तो बिना इंटीग्रेट किए भी आंसर आ जाते हैं. लेकिन अब देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो बहुत शांति से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. जब चीज़ें कांस्टेंट नहीं रहती है तब इंटीग्रेशन करना ही पड़ता है, ये तो फिजिक्स का बेसिक है. तो अब मैं इंटीग्रेट बोथ साइड्स कर देता हूँ. वोल्टेज निकालना है मुझे ए से बी के बीच में, तो मैं यहाँ पे जो भी लिमिट्स लगाऊंगा आर के लिए यहाँ पे वही लिमिट्स लगेगी. तो मैं इसको बी नीचे लिख देता हूँ, ए ऊपर लिख देता हूँ. आपकी मर्जी, आप उल्टा भी कर सकते हो. आप ए को नीचे और बी को ऊपर लिख सकते हो, इट्स एंटायरली योर चॉइस. अब बी का गैप कितना है R2, तो यहाँ बी है तो यहाँ बी का गैप R2. ए का डिस्टेंस R1, तो यहाँ ए है R1. लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इक्वेशन के बाहर निकाल दिया. 1 बाई आर डी आर, 1 बाई आर का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ आर. ये हो जाएगा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ आर फ्रॉम R2 टू R1 इक्वल टू dv का आप इंटीग्रेट करोगे तो वोल्टेज आएगा फ्रॉम वोल्टेज ऑफ B टू वोल्टेज ऑफ A. देयरफॉर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉगरिथम ऑफ, पहले R की जगह R1 डालेंगे, माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ R2 इक्वल टू माइनस वी ए माइनस वी बी. माइनस साइन है ना, फिर अपर लिमिट वी ए, लोअर लिमिट वी बी. देयरफॉर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग सी माइनस लॉग डी क्या होता है चिल्ड्रन, लॉग ऑफ सी बाई डी इक्वल टू, ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए. तो द वोल्टेज बिटवीन बी एंड ए इज दिस थिंग. आ गया आंसर, दैट्स इट.